नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 5 मार्च और 5 मार्च को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में आपके जीके से 20 प्रश्न पूछे गए थे। उन 20 प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे, जैसा कि हम लोग पिछले 10 दिनों से देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न हुआ है कि बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो राज्य पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि असम में है जो कि आपका बिहू त्यौहार भी मनाया जाता है और साथ साथ बिहू आपका नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, तो नृत्य भी आपका है और त्यौहार भी है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक बार प्रश्न बन चुका था कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि आपका नृत्य के साथ साथ त्यौहार का भी नाम है, तो उसका राइट आंसर आपका बिहू था। लेकिन याद रखिएगा, असम में जो बिहू मनाया जाता है वो आपका 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है अलग अलग दिनों में। जैसा कि पहला है आपका रोंगाली बिहू, जिसे कि बोहाग बिहू भी कहा जाता है, ये आपका अप्रैल माह में मनाया जाता है। इसके अगला है कोंगाली बिहू, जिसे कि कट्टी बिहू के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका अक्टूबर में मनाया जाता है। और जब हम लोग संक्रांत मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं उत्तर भारत के लोग, तब उस समय असम के लोग हैं जो कि भोगाली बिहू या माघ बिहू मनाते हैं जनवरी के महीने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जनवरी हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा रोंगाली बिहू तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है। भोगाली बिहू एक फसल उत्सव है और कोंगाली बिहू एक आपका जीवंत त्यौहार है। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों का एग्जाम आगे बचा हुआ है, अभी चाहे एक ही दिन बचा हो गया हो, ठीक है, तो देखिए आप लोग के लिए पहले बता दें कि ये जो 2 विद्यार्थी, आज का ये इनका मैसेज था जब ये क्वेश्चन बता रहे थे, तब इन्होंने कहा था कि हेलो सर, थर्ड की शिफ्ट में आपके पीडीएफ में से ही बहुत क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एक इनका ये कहना था, दूसरे लोग थे ये आपका, आज यहाँ देख सकते हैं टुडे आपका है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बोले हैं, हेलो भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पीडीएफ पढ़कर तो जीडी की जीएस बहुत आसान लगी। ठीक है, इनका भी आज थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था। ठीक है, तो अगर आप लोग भी ऐसा रिव्यू देना चाहते हैं, तो आप लोग जो आपका अब तक का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है 10 शिफ्टों में, आज मिला दें तो आज 10 दिनों में आज मिला दें तो 11वां दिन आपका एग्जाम चल रहा है। तो 10 शिफ्टों में आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 40 शिफ्टों में 800 प्रश्न पूछे गए थे। 800 प्रश्नों में से 750 प्रश्न मैंने खोज कर आपका एक पीडीएफ को तैयार किया है। ये पीडीएफ आपका हिंदी में भी है और पीडीएफ आपको अंग्रेजी में भी है। अंग्रेजी का पीडीएफ इस तरह है और हिंदी का पीडीएफ इस तरह है। ठीक है, इसको परचेस करने के लिए आपको तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ। इसके अलावा आप इसको व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ का प्राइस मात्र 25 रुपये है। ठीक है, परचेस करना है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया कि विशु निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, बिहू के बारे में पूछा गया था। इसके बाद आपका विशु के बारे में भी पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए विशु की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, केरल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार है, जैसा क्या देखिएगा, उड़ीसा संबंधित आपका कलिंग महोत्सव को याद रखिएगा, कोणार्क नृत्य महोत्सव को याद रखिएगा, महाविशुवा संक्रांति राजपरवा पूरी बीच फेस्टिवल को याद रखिएगा। तमिलनाडु से दोस्तों आप पोंगल को याद रखिएगा। ठीक है, 2 बार प्रश्न आपका बन चुका है कि पोंगल तो एक आपका त्यौहार है ना। ठीक है, तो इस त्यौहार में एक आपका खेल खिलाया जाता है। ठीक है, उस खेल का नाम है आपका जल्लीकट्टू। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि जल्लीकट्टू जो खेल है किस त्यौहार में किया जाता है, पोंगल में। पोंगल आपका तमिलनाडु का त्यौहार है। इसके अलावा थिपुसम है, इसके अलावा कार्तिकेय दीपम है, इसके अलावा थिरुवयारू है और जल्लीकट्टू है। असम की बात करेंगे तो बिहू की बात हम लोग कर लिए हैं। अम्बुबाची महोत्सव आज के फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला था। माजुली फेस्टिवल आपका असम मनाया जाता है। इसके अलावा देहिंग पटकाई महोत्सव, चाय महोत्सव, माजुली में रासलीला, ये सभी आपका असम में मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि 2011 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन सा देश था। ठीक है, तो देखिए 2011 क्रिकेट विश्व कप की बात करते हैं तो ये तो आप लोग को मालूम होगा कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जो अपना देश भारत था वो आपका विजेता बना था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो भारत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भारत है अब तक आपका 2 बार वनडे का जो वर्ल्ड कप होता है वो जीत चुका है। एक बार तो आपको 1983 में जीता था कपिल देव जी की कप्तानी में, और दूसरी बार आपका जीता है 2011 में आपका महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। भारत अब तक 2 बार जीत चुका है, वेस्ट इंडीज भी अब तक 2 बार जीत चुका है, 1975 में और 1979 में। इसके अलावा इसका जो मेजबानी कहाँ हुआ था 2011 के विश्व कप का, तो मेजबानी याद रखिएगा 3 देशों में संयुक्त रूप से हुआ था। एक देश अपना देश भारत ही था, दूसरा आपका श्रीलंका था और तीसरा आपका बांग्लादेश था। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है। तो भारत में वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो इसका शुरुआत आपका होता है अप्रैल माह में।
बात कीजिएगा कौन से डेट से, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और ख़त्म होता है आकर 31 मार्च तक। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो आपका वर्ष होता है वो आपका वित्तीय वर्ष कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार किसने जीती हैं। तो 2018 की बात करेंगे तो मणिपुरी नृत्य के लिए संगीत एकेडमी जो पुरस्कार है आपका अखम लक्ष्मी देवी को मिला था। तो इसका राइट आंसर आपका अखम लक्ष्मी देवी हो जाएगा, जिनका जन्म 1 मई 1952 को इम्फाल मणिपुर में हुआ था। उन्होंने जो मणिपुरी नृत्य है इनका जो प्रशिक्षण है आपका गुरु अम्बू सिंह से, तोम्बा सिंह से, तब बाबू सिंह से है जो कि प्राप्त किया है। मेरा इसको बताने का पीछे का मकसद ये है कि आप ये 3 नाम को भी याद रखिएगा कि गुरु अम्बूबी सिंह, तुम्बा सिंह और बाबू सिंह का भी संबंध आपका मणिपुरी नृत्य से भी है। ठीक है, इसके अलावा 2010 में मणिपुरी राज्य कला अकादमी पुरस्कार, 2004 में नृत्य भूषण सहित कई सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है जो कि आपके क्वेश्चन में ही सम्मिलित था। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है। तो महालनोबिस योजना के नाम से दूसरी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है आपका शुरू हुआ था 1956 में और खत्म हुआ था आपका 1961 में। ठीक है, तो यह आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इनका पूरा नाम था आपका प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिसे कि लोग पीसी महालनोबिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो चला था आपका 1951 से लेकर 1956 तक और यह आपका हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका 1961 में शुरू हुआ था, 1966 तक चला था और ये आपका गाडगिल योजना पर आधारित था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो पूछा गया आपका कि 1951 की जनगणना कौन से क्रम का था। तो 1951 के जनगणना की जब हम लोग बात करते हैं नियमित रूप से कौन से क्रम का था, तो ये आपका 7वें क्रम का था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 7वां होगा। ये जो 1951 का जो जनगणना हुआ था वो आपका आज़ादी के बाद ये पहला जनगणना था, इसको भी याद रखिएगा। और जो पहला जनगणना है आपका अनऑफिशियल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में कराया गया था। इसके अलावा प्रथम समकालीन जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुआ था। ठीक है, 1951 का जनगणना आपका 7वीं जनगणना था। ठीक है, इसके अलावा जो जनगणना है आपका हर 10 साल के बाद आपका होता आ रहा है आपका। तो 1951 में हुआ था, फिर 1961 में हुआ होगा। जो अंतिम जो जनगणना है आपका 2011 में हुआ है। ये जो जनगणना है 2011 वाला आज़ादी के बाद की बात करेंगे तो ये आपका 7वीं जनगणना था। लेकिन ओवरऑल जब हम लोग बात करते हैं 1881 से समकालीन जनगणना जब ऑफिशियल जनगणना आपका हुआ था उस समय से आपका ये 15वीं जनगणना है। ठीक है, तो 1951 का पूछा गया था तो 7वीं इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है। तो किस योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छठी योजना। छठी जो योजना है आपका 1980 में शुरू हुआ था, 1985 तक चला था। रोलिंग जो प्लान है इससे पहले ही चला था। ठीक है, इससे पहले चला था। अगर आपसे पूछा जाता किस पंचवर्षीय योजना के बाद चला था तो इसका राइट आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना होता, लेकिन पूछा था किस योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है तो आपका छठी योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शुरुआत हुआ था आपका 1978 में, 1978 से 79 और 79 से 80 तक ये चला था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये जो रोलिंग मॉडल की जो अवधारणा है ये आपका गुन्नार मॉडल पर आधारित था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, किस पर आधारित था तो गुन्नार मॉडल पर आधारित था। ठीक है, और क्या याद रखिएगा, ये जो योजना है आपका एक ऐसी योजना है जिसमें हर वर्ष योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है और इस आकलन के आधार पर अगले वर्ष की नई योजना बनाई जाती है। ठीक है, और भारत में जनता सरकार ने 1977 से 78 में 5वीं पंचयोजना को समाप्त कर दिया और 1978 से 83 की अवधि के लिए छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की, इससे एक रोलिंग योजना कहा। ठीक है, अगला है कि शतरंज के खेल की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था। तो शतरंज का जो खेल है उसका जो शुरुआत है अपना देश भारत में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शतरंज का खेल की शुरुआत भारत में हुई, भारत से यह खेल फारस में फैला और शतरंज की बिसात पर खेला जाने वाला 2 खिलाड़ियों का रणनीति बोर्ड खेल है। आधुनिक शतरंज का जो पुरोगामी है रूप चतुरंग नामक खेल है और पहले विश्व चैंपियन विलियम स्टीनेट्स को आधुनिक शतरंज के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वर्तमान में सचिव कौन है 2023 के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर श्री उमलुनमंग वल नाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, सचिव हैं। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री की बात करते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके वर्तमान में मंत्री हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है LBW का फुल फॉर्म क्या होता है। LBW की फुल फॉर्म की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है लेग बिफोर विकेट, जो कि आपका क्रिकेट का एक शब्दावली है। ठीक है, LBW क्या होता है, जब आपका बल्लेबाज है जो कि आपका जब गेंदबाज गेंद फेंकता है तो विकेट के सामने अगर बल्लेबाज के पैड पर गेंद लग जाता है तो वही दोस्तों आपका LBW कहलाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार नहीं है तो संपत्ति का जो अधिकार है आपका मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो हमारे भारतीय संविधान में जो भाग 3 में उल्लेखित 12 से 35 तक का जो अनुच्छेद है वो आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मूल संविधान में आपका 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, जिसमें आपका संपत्ति का अधिकार भी सम्मिलित था। लेकिन 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन होता है, उसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत अनुच्छेद 31 के से हटाकर अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया जाता है। कौन से अधिकार के तहत? कानूनी अधिकार के तहत। वर्तमान बात करेंगे तो भारत में संविधान में मौलिक अधिकार 6 ही हैं। एक है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत, समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और शोषण के खिलाफ अधिकार 23 से 24 और धर्म की स्वतंत्रता आपका 25 से 28 और आपका जो सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार है 29 से 31। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सचिव वाला आपसे नहीं पूछा गया था, आपसे शायद ये महानिदेशक पूछा गया था, तो कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर विक्रम देवदत्त हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका फर्स्ट में पूछा गया था। और ये जो आपका नए बने थे विक्रम देवदत्त 2023 में फरवरी माह में, ये आपके अरुण कुमार का स्थान लिए थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्य का राज्यपाल बन सकता है। ये क्वेश्चन आपका आया था। ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए थे, जिसमें लिखा गया था 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से कम, 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से कम, इस प्रकार ऑप्शन करके दिए गए थे। तो उस परिदृश्य में जो आपका राइट आंसर होगा 2 या 2 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग भारतीय संविधान की बात करते हैं, राज्यपाल की बात करते हैं, तो कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि एक जो राज्यपाल है कितने राज्यों का राज्यपाल बनेगा, क्योंकि इसकी जो संख्या आपका है निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, पहले क्या होता था आपका 1956 से पहले कि एक जो राज्यपाल है एक ही राज्य का राज्यपाल बनता था। लेकिन आपका 1956 में 7वां संवैधानिक संशोधन होता है, उसके द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अधिकतम संख्या निश्चित नहीं, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है कि मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था। तो मौर्य वंश से पहले मगध पे बात करेंगे तो मगध पर आपका नंद वंश का शासन हुआ करता था। नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद। ठीक है, तो मौर्य वंश का जो प्रथम राजा हुआ आपका चंद्रगुप्त मौर्य, उसको मारकर ही मौर्य वंश का स्थापना है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था 321 BC 22 BC, कहीं 21 कहीं 22 आपको लिखा रहता है, तो इसको याद रखिएगा। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका स्थापना किया था, सहायता किससे लिया था? अपने मंत्री चाणक्य से। ठीक है, और राजधानी कहाँ हुआ करता था? पाटलिपुत्र, जो कि आज के पटना शहर के पास है। अगला है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखा गया है। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख की बात करेंगे तो ये जो अभिलेख, अगर आपसे लिपि पूछा गया होगा तो ब्राह्मी हो जाएगा, भाषा पूछा जाता तो प्राकृत हो जाता। ठीक है, तो भाषा और लिपि दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा अशोक के अधिकांश अभिलेख 3 भाषाओं में लिखे गए हैं, प्राकृत, यूनानी और अरामाइक, लेकिन ज़्यादातर जो आपका भाषा में लिखा गया है वो आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा प्राकृत शिलालेख मुख्य रूप से खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियों में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो 2-3 क्वेश्चन जो छूट गए होंगे उसको हम लोग PDF में शामिल कर देंगे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी PDF परचेज करना चाहते हैं, जिनका भी एग्जाम आगे बाकी है, वो लोग PDF को परचेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।